2025 के चीन विजय दिवस परेड में चीनी सेना ने गलती से हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का पूरा परिवार दिखा दिया, जो मिनटों में लक्ष्य नष्ट कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इन्हें रोकना असंभव है। उन मिसाइलों में से एक है YJ-17, जो एक जहाज रोधी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऐसा लगता है कि इसे खास तौर पर चीन के सबसे बड़े वैश्विक प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को यह दिखाने के लिए बनाया गया है कि अगर वे एशियाई महाशक्ति और ताइवान के बीच आते हैं तो उनकी नौसेना के लिए क्या इंतजार कर रहा है। इस हथियार की सटीकता और तकनीकी उन्नति, जो इंटरसेप्टर मिसाइलों को मैक 8 की रफ्तार पर पछाड़ सकती है, अविश्वसनीय है। लेकिन हर कथित तौर पर अजेय हथियार आखिरकार उतना अचूक नहीं निकलता जितना बताया जाता है। तो क्या YJ-17 के साथ भी ऐसा ही है? उद्भव और डिजाइन। YJ-17, जिसे ईगल स्ट्राइक 17 भी कहते हैं, चीन के एंटीशिप मिसाइलों में सबसे कीमती है। यह एक मानव जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है जो अज्ञात वजन के वारहेड के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का उपयोग करती है, और यही पूरे हाइपरसोनिक डिजाइन की असली कुंजी है। लॉन्च के बाद मिसाइल को बूस्टर मैक 10 की रफ्तार से ऊपर भेजता है। इंजन बंद और अलग होने के बाद मिसाइल ग्लाइडिंग चरण में प्रवेश करती है, जिसमें यह मैक 6 से 8 के बीच यात्रा करती है। सटीक गति अभी ज्ञात नहीं है। दूसरे चरण के संचालन तरीके के कारण चीनी मीडिया इसे वेव राइडर कहता है। यह लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करता है, जो उच्च गति पर स्थिरता प्रदान करता है, जिसके बारे में हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हाइपरसोनिक उड़ानों में मुख्य समस्या स्थिरता या लिफ्ट नहीं, बल्कि तेज गति से उत्पन्न कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचना है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन मैक 5 तक पहुंचने और आमतौर पर उससे भी तेज जाने में सक्षम होते हैं, जो कि आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 3800 मील या 6100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही चीज इन्हें खास नहीं बनाती। रैमजेट इंजन वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ये कर सकती हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की खासियत है कि ये उड़ान में शॉक वेव्स और उच्च तापमान से कैसे निपटते हैं। जब कोई वस्तु हाइपरसोनिक उड़ान की सीमा में पहुंचती है तो भौतिकी थोड़ी अजीब हो जाती है, और ये ऐसी चीज है जिससे सुपरसोनिक वस्तुओं या खासकर मिसाइलों को नहीं जूझना पड़ता, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों को जूझना पड़ता है। एरोथर्मोडायनामिक्स वह क्षेत्र है जो इन समस्याओं का अध्ययन कर तकनीकी समाधान खोजता है, और मिसाइल, विमान व अंतरिक्ष यान के डिजाइन में अहम भूमिका निभाता है। तेज गति के कारण घर्षण और संपीड़न से इतनी अधिक गर्मी पैदा होती है कि मिसाइल के कुछ हिस्से 1800 डिग्री सेल्सियस या 3270 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा गर्म हो सकते हैं। ये खास तौर पर उन हिस्सों के लिए सही है जो आगे की ओर होते हैं, जैसे कि नोज कोन और पंख। मिसाइल के शरीर के जो हिस्से ज्यादा चिकने और पतले होते हैं, वे उतना गर्म नहीं होते। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हवा के अणु हाइपरसोनिक विमान के आगे के किनारों से टकराते हैं तो वे बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाते हैं। हवा घर्षण पैदा करती है, भले ही आप बस हल्की सैर ही क्यों न कर रहे हों, चाहे यह सुनने में कितना भी अजीब लगे। आपको यह एहसास नहीं होता क्योंकि आप माक 5 की रफ्तार से नहीं चलते, लेकिन जैसे जैसे वस्तु तेज चलती है, उसके सामने की हवा का घनत्व उसे ज्यादा घना लगता है। फ्लैश अपनी कहानियों में हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करने पर उसका शरीर इतनी गर्मी से जलकर राख हो जाता। हाँ, उसकी ताकत कॉस्मिक एनर्जी जैसी किसी चीज से आती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये असली नहीं है। हालांकि असल जिंदगी में समस्या को हल करने के तरीके हैं, और उनमें से एक है कम घनत्व वाले पदार्थों का इस्तेमाल करना। अब हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि YJ-17 किस चीज से बना है, क्योंकि चीन तो अपने सबसे प्रभावी एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के ब्लूप्रिंट हमें खुशी खुशी दिखाने वाला नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम उस पर वीडियो बना सकें। इसके लिए उनके पास कुछ रास्ते हो सकते थे। उनमें से एक है सिरेमिक पदार्थ, जिन पर विशेष कोटिंग की गई हो। खुले क्रिस्टल संरचना वाले सिरेमिक घने नहीं होते, लेकिन मजबूत परमाणु बंधन के कारण ये पिघलने के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। दुनिया भर के इंजीनियर जिन चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनमें से एक है उच्च उत्सर्जन क्षमता वाली कोटिंग्स डिजाइन करना, और ये कुछ ऐसा है जिसे चीनी वैज्ञानिकों ने भी YJ-17 पर लागू किया हो सकता है। उत्सर्जन क्षमता मतलब तापीय ऊर्जा बाहर निकालने की क्षमता है। किसी सतह पर उच्च उत्सर्जन क्षमता वाली कोटिंग लगाना, यह शब्द थोड़ा जटिल है। उत्सर्जन क्षमता वाली कोटिंग, उच्च उत्सर्जन क्षमता वाली कोटिंग, ये उस सतह पर उत्पन्न हुई गर्मी को उससे दूर फिर से विकिरित कर देगा। कल्पना कीजिए
कि एक कोटिंग आने वाली गर्मी को मुख्य शरीर तक पहुंचने देने के बजाय उसे अपने आसपास के वातावरण में धकेल देती है। यही है कि ऐसी कोटिंग कैसे काम करती है। अब एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिसे समैरियम ऑक्साइड कहा जाता है, जब उसे सिरेमिक सामग्री के साथ मिश्रित किया गया तो इस दिशा में कुछ उम्मीद दिखाई दी और संभव है कि इसे चीनी मिसाइल में इस्तेमाल किया गया हो। जिरकोनियम डाइबोराइड और हैफनियम डाइबोराइड का उपयोग भी संभव है। इतने सारे शब्द क्यों? ये तापरोधी पदार्थ, जिन्हें शार्प मटेरियल्स भी कहा जाता है, जो कहना आसान है, 70 के दशक में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर इस्तेमाल किए गए थे और ये इतने सफल रहे कि इन्होंने मैक 11 तक की स्पीड को संभव बना दिया। YJ-17 के साधारण वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करने की संभावना कम है, क्योंकि मिसाइल को खुद पानी ले जाना पड़ेगा, जिससे वह भारी हो जाएगी। सबसे संभावित तकनीक जो चीन ने हीट की समस्या को कम करने के लिए इस्तेमाल की है, वो निश्चित रूप से गोपनीय है। 2023 में चीनी वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि उन्होंने एक नया सतही पदार्थ विकसित किया है जो तेजी से गर्मी सोखता है और हाइपरसोनिक वस्तु का शरण भी कम करता है। इस नए अज्ञात पदार्थ का परीक्षण फिर बीजिंग में चाइना अकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनेमिक्स द्वारा वेव राइडर डिजाइन पर किया गया, जो वही डिजाइन है जिसका इस्तेमाल YJ-17 में किया गया है और बताया जाता है कि यह परीक्षण बहुत सफल रहा, हालांकि इसके विवरण निश्चित रूप से गुप्त हैं। अमेरिका के पास ऐसी तकनीक नहीं है, जैसा 2023 की कांग्रेशनल बजट ऑफिस रिपोर्ट में बताया गया है, और यही तकनीक YJ-17 के लिए इस्तेमाल हो सकता है। गर्मी के अलावा मिसाइल को इतनी तेज गति पर मजबूत शॉकवेव्स को भी सहना होता है। रिपोर्टों के मुताबिक YJ-17 एक वेव राइडर मिसाइल है जो शॉकवेव्स को सिर्फ सहन ही नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करती है। वेव राइडर ऐसे विमान या मिसाइलें होते हैं जिन्हें जानबूझकर शॉकवेव्स पैदा करने और उन्हीं शॉकवेव्स को उठान देने वाली सतह की तरह इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे कंप्रेशन लिफ्ट कहा जाता है और यह विशेष रूप से सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक विमानों के लिए बहुत उपयोगी है। नावें भी अपने फायदे के लिए कंप्रेशन लिफ्ट का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपने नाव को बो वेव पर सर्फिंग करते वीडियो देखा है तो कंप्रेशन लिफ्ट को भी देखा है। हालांकि उड़ान में ऐसा करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वेग पैदा करने के लिए आपको सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचना पड़ता है। एयरक्राफ्ट और मिसाइलें ऊंचे एंगल पर उड़ती हैं, जिससे चुनौतियां बढ़ती हैं। शॉकवेव्स बनाने और कंट्रोल करने के लिए वेव राइडर्स को कीलनुमा आकार में डिजाइन किया जाता है। उनकी नाक और आगे के किनारे तेज हैं। मिसाइल के आगे बढ़ने पर हवा शॉक सतह और फ्यूजेलाज में फंसकर सिर्फ पीछे से निकलती है, जिससे तेज किनारे लिफ्ट बनाए रखते हैं। इसे आसान बनाने के लिए कल्पना कीजिए कि वेव राइडर विमान एक पत्थर की तरह है जो झील की सतह पर उछलता है। ये वही यांत्रिकी है, बस फर्क ये है कि ये हवा में होता है और सतह बहुत अधिक संकुचित हवा होती है, जिसे विमान अपने डिजाइन से संकुचित करता है। ये आपके उछलते पत्थरों से थोड़ा अलग है, ये थोड़ा जटिल है। अब ये काफी संभव इसलिए लगता है कि चीन ने YJ-17 में वही डिजाइन इस्तेमाल की जैसा उन्होंने स्टारी स्काई 2 में किया था। 2018 में इस डेमोन्स्ट्रेटर ने पूरी तरह स्वायत्त रूप से उड़ान भरी और अपना बूस्टर अलग कर 30 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मैक 5.56 की गति से शॉकवेव्स के जरिए उड़ान भरी। अगर आप स्टारी स्काई 2 के ग्राफिक और YJ-17 की हमारे पास उपलब्ध कुछ तस्वीरों को देखें तो आप देख सकते हैं कि इनका आकार काफी हद तक मिलता जुलता है। इस डिजाइन के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक बात तो ये है कि ऊंचाई पर यात्रा करना ऊपर बताए गए हीटिंग की समस्याओं के लिए अच्छा है, क्योंकि वहां की हवा ठंडी होती है और यह मिसाइल को ठंडा रखने में मदद करती है। लेकिन साथ ही ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इसलिए लिफ्ट पैदा करने के लिए बड़े पंखों की जरूरत होती है। आमतौर पर आप अपनी मिसाइल पर बड़े पंख नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ अतिरिक्त वजन बढ़ता है। बड़े पंख मिसाइल को निचली ऊंचाई पर असुविधाजनक बनाते हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए पहचान आसान करते हैं। हालांकि चीन ने इस समस्या का समाधान नए कूलिंग सतह सामग्री के साथ कर लिया है, जिससे मिसाइल को ठंडा रहने के लिए ऊंचाई पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि ये ऑपरेशन में काफी ऊंचाई तक जाएगा। आगे और जानकारी देंगे। वेव राइडर कॉन्सेप्ट की दूसरी समस्या ये है कि अलग अलग गति पर लिफ्ट में काफी बदलाव आता है। हालांकि इस समस्या को कैरेट विंग के इस्तेमाल से हल किया जा सकता है, जो कि स्टारी स्काई 2 डिजाइन में इस्तेमाल किया गया डिजाइन लगता है, और यह YJ-17 के बहुत ही समान है। कैरेट विंग्स अलग अलग मैक गति पर बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं बिना लिफ्ट खोए।
ये सब कहने के बाद YJ-17 मौजूदा सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। 2025 के चीन विक्ट्री डे परेड में पहली बार दिखने पर इस पर कई लोगों का ध्यान गया, मॉस्को और वॉशिंगटन में, क्योंकि चीन के प्रतिद्वंदियों के पास इस मिसाइल के सवालों का जवाब नहीं है। संचालन और चीन के प्रतिद्वंदियों के लिए रणनीतिक असर। YJ-17 जमीन व जहाज से दागी जाती है, वायुमंडल की सीमा तक जाकर बूस्टर अलग कर लक्ष्य की ओर ग्लाइड करती है। इस संचालन के तरीके के कारण इसे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में पहचानना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सभी हाइपरसोनिक मिसाइलों को सुपरसोनिक मिसाइलों से अलग करने वाली बात यह है कि ये मैक 5 से अधिक गति पर भी बेहद फुर्तीली होती हैं। इतनी तेज गति पर उन्हें रोकना पहले से ही काफी मुश्किल है, लेकिन जब वे अपना मार्ग बदलना शुरू कर देती हैं, तो हवा में उन्हें नष्ट करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो YJ-17 से उम्मीद की जाती है कि वह तेज, स्वाभाविक और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कर सकेगा, या आसान भाषा में कहे तो वह अपनी Y और Z अक्ष का इस्तेमाल करके जल्दी से दिशा बदल सकेगा। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, इसकी रेंज क्या है और यह किस प्रकार का वारहेड ले जाएगा, यह सब भी अज्ञात है। हमें पता है कि YJ-17 का डिजाइन DF-17 पर आधारित है, जो YJ-17 से कुछ साल पुरानी हाइपरसोनिक मिसाइल है, और उसके डिजाइन की थोड़ी जानकारी है। DF-17 भी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करता है, जिसकी लंबाई लगभग 11 मीटर या 36 फीट है और इसका वजन लगभग 15 मीट्रिक टन या 33,000 पाउंड है। इसमें किस तरह का वारहेड है, यह अज्ञात है। अमेरिकी विदेश विभाग मानता है कि इसमें परमाणु क्षमता है, जबकि चीनी टिप्पणीकार कहते हैं कि इसमें पारंपरिक वारहेड है जो विस्फोट करता है, लेकिन आसपास की चीजों को विकिरणित नहीं करता। कुछ स्रोत YJ-17 के वारहेड को 600-1100 पाउंड के साधारण उच्च विस्फोटक आर्मर पियर्सिंग वारहेड के रूप में मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है क्योंकि ज्यादातर जानकारी गुप्त है। इस व्यवस्था में DF-17 की रेंज करीब 990 मील या 1600 किलोमीटर है। हालांकि यह आंकड़ा कम भी हो सकता है। ईमानदारी से कहे तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक इसे पहली बार लॉन्च नहीं किया जाता। मेरे साथ फिर से कहिए, यह सब बहुत गुप्त है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार अगर इसे कभी तैनात किया गया तो ये ताइवान पर बड़े आक्रमण का हिस्सा होगा और DF-17 को अमेरिकी सैन्य ठिकानों नोकिनावा पर दागा जाएगा। ये सब सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन आंकड़े और इरादे वही है। YJ-17 एक एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए इसका इस्तेमाल शायद नौसैनिक लक्ष्यों के खिलाफ किया जाएगा, जमीन पर नहीं। लेकिन यह मानना सुरक्षित है कि अगर चीन कभी ताइवान पर हमला करता है तो हम इसे भी कार्रवाई में देखेंगे। अगर कई मिसाइलें एक ही लक्ष्य पर दागी जाएं, तो जहाज का सिस्टम खतरे का पता लगाते लगाते देर हो जाएगी और शायद सिर्फ 1-2 मिसाइलें ही गिरा पाए, बाकी जहाज को डुबो देंगी। YJ-17 की तेज रफ्तार से ये 100 समुद्री मील दूर जहाज तक पहुंचता है। लॉन्चिंग स्थान से सिर्फ 1 मिनट में इतनी तेज रफ्तार थी कि ज्यादातर नाविक टक्कर के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके। हालांकि चीन के नजरिए से सिर्फ आदर्श स्थिति है। असल में हाइपरसोनिक मिसाइलें ताकतवर होने के बावजूद अजेय नहीं हैं। एक तो जमीन और समुद्र से लॉन्च की गई दोनों मिसाइलों को उसी पल से ट्रैक किया जा सकता है जब वे अपने लॉन्च बे की सुरक्षा से बाहर निकलती हैं। यह हमेशा नहीं होता, क्योंकि कुछ लॉन्च साइटें छुपी होती हैं, लेकिन चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपने दुश्मनों के शक्तिशाली हथियारों की लॉन्च साइट्स पर नजर रखते हैं। लॉन्च साइट्स की निगरानी और कमांड चेन में किसी को बढ़ी हुई गतिविधि या लॉन्च की सूचना देने के लिए पूरे के पूरे खुफिया सेक्टर विकसित किए गए हैं। अगर चीनी जहाज YJ-17 मिसाइल दागता है और अमेरिकी कमांड पुष्टि करता है कि निशाना उनके सैनिक हैं, तो वे चीन की लॉन्चिंग क्षमता कमजोर करने के लिए जवाबी हमला करेंगे। हमलावर को मारना हवा में गोली मारने से ज्यादा असरदार है। लॉन्च पैड या जहाज नष्ट हों, हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हवा में नष्ट की जा सकती हैं। ये मुश्किल है। कुछ रक्षा प्रणाली पार कर सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं। हमें अभी तक नहीं पता कि हाइपरसोनिक मिसाइलें व्यवहार में कैसे काम करती हैं, पर लगता है वे लक्ष्य से पहले धीमी हो जाती हैं। हाइपरसोनिक गति पर यात्रा करते समय उनके चारों ओर प्लाज्मा कोन बनता है। मिसाइल जब प्लाज्मा से घिरी होती है तो संचार और सेंसर काम नहीं करते, जिससे लक्ष्य साधना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हाइपरसोनिक मिसाइल धीमी नहीं हुई
तो वह लक्ष्य चूक सकती है। चीनी दावा करते हैं कि उन्होंने लिक्विड इंजेक्शन कूलिंग से इस समस्या का हल निकाल लिया है। इलेक्ट्रोफिलिक लिक्विड मिसाइल की नोक पर इंजेक्ट कर पारदर्शी खिड़की बनाता है, जिससे डेटा लिंक हाइपरसोनिक गति पर भी काम करता है। YJ-17 अपने मार्ग में बदलाव और दोबारा निशाना साध सकता है, लेकिन सच्चाई स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसे कभी व्यवहार में नहीं देखा गया। ये सब गुप्त है। रूस ने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्तेमाल की थीं, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक वे अंतिम चरण में धीमी हो गईं, जिससे उन्हें गिराना आसान था। आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि उन्हें तब मारा जाए जब वे काफी दूरी पर हों, लेकिन बिंदु रक्षा पॉइंट डिफेंस फिर भी बिना रक्षा के मुकाबले बेहतर है। अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स ने अब तक कम से कम एक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और एक किंजार बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया है, जो मैक 10 तक जा सकती है, भले ही वो असली हाइपरसोनिक की तरह दिशा नहीं बदलती। अमेरिकी नौसेना की स्टैंडर्ड मिसाइल 6, जिसे आमतौर पर SM-6 कहा जाता है, नौसेना के शस्त्रागार में सबसे नई और सबसे उन्नत इंटरसेप्टर है और इसे व्यापक रूप से पैट्रियट से हर तरह से बेहतर माना जाता है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कम से कम कुछ एंटी हाइपरसोनिक रक्षा प्रणाली मौजूद है। अन्य देश भी यही सोचकर हथियार ले रहे हैं। यूके में निर्माणाधीन फ्रिगेटों की दोनों श्रेणियों को मार्क 41 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मिलेगी, जो SM-6 और स्टैंडर्ड सीरीज मिसाइलें लॉन्च कर सकती है। इसलिए रॉयल नेवी की फ्रिगेट्स में भी एंटी हाइपरसोनिक क्षमताएं होनी चाहिए। यूके में विकसित हो रहा ड्रैगन फायर लेजर का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ भी हो सकता है, जिस पर हमारा एक वीडियो है। हालांकि ये उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये मिसाइल के टारगेटिंग और नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है और जिसे सॉफ्ट किल कहा जाता है, वो हासिल कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचने का एक तरीका है रास्ते से हट जाना। मिसाइल को लॉन्च से पहले लक्ष्य का स्थान पता होना चाहिए और क्षेत्र में पहुंचने पर उसे लॉक करना होता है। जहाजों के मामले में अगर जहाज चल रहा है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिसाइल को रियल टाइम ट्रैकिंग जानकारी चाहिए होती है और अगर जहाज स्थिर नहीं है तो ये मुश्किल हो सकता है। ये बात बताना जरूरी है कि दूरी के हिसाब से एक हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ ही मिनटों में जहाज के आसपास के क्षेत्र तक पहुंच सकती है, लेकिन अगर कोई जहाज चल रहा है और वह खुद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाल लेता है तो कोई भी मिसाइल उसे नहीं मार पाएगी। मिसाइल को जानकारी की जरूरत होती है, ऐसा कह सकते हैं। इस कमजोरी का उपयोग मिसाइल की हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान किया जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा कोन में घिरे होने पर उसे जानकारी नहीं मिलती। अगर कमांडर को पता है कि YJ-17 मिसाइल जहाज की ओर आ रही है, तो जहाज उसी दिशा में नहीं चलता रहेगा और अपनी गति भी बनाए नहीं रखेगा। बचाव के कदम उठेंगे और YJ-17 मिसाइल के धीमा होने तक जहाज के रास्ते का पता नहीं चलेगा, जिससे उसके चूकने की संभावना है। हालांकि अगर यह जानकारी प्राप्त करने के लिए धीमी हो जाती है तो जहाज जैमिंग, स्पूफिंग या अपनी खुद की इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करके उसे गिरा सकता है। अंत में समझना चाहिए कि जहाज को मिसाइल, चाहे वह हाइपरसोनिक हो, 2 कारणों से मारना बहुत मुश्किल है। इनमें से एक साधारण तथ्य ये है कि मिसाइलें उतनी सटीक नहीं होती जितना कि आधुनिक मीडिया आपको विश्वास दिलाता है। उनके गाइडेंस सिस्टम उड़ान के दौरान गड़बड़ा सकते हैं। एक जहाज रास्ते से हट सकता है या गलत जानकारी हो सकती है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच हूथी ने करीब 280 मिसाइलें दागीं, जिनमें अधिकतर असहाय व्यापारी जहाज थे। सिर्फ 45 मिसाइलें ही वास्तव में किसी चीज से टकराईं और केवल 2 जहाज डूबे। ये लगभग 17% की हिट रेट है और असली युद्धपोतों के खिलाफ ये 0 है। हूथी के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन उनकी गाइडेड मिसाइलों से साबित हुआ कि गाइडेड मिसाइलें हर बार निशाना नहीं लगाती। जहाज पर मिसाइल से हमला करना मुश्किल होने का दूसरा कारण यह है कि जहाज के चालक दल लगातार इसी स्थिति के लिए तैयारी करते रहते हैं। आप निश्चिंत रहें, रूसी, अमेरिकी, चीनी और अन्य नौसेनाओं के जहाजों के चालक दल वर्षों से एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल सिमुलेशन चला रहे हैं। इन दलों और उनके कमांडरों को अपने बचावी युद्धाभ्यासों की सटीक बारीकियां पता होती हैं। उन्हें पता है किस गति पर कौन सा रास्ता लेना है, कौन से डिकॉय तैनात करने हैं, किस तरह जवाबी फायरिंग करनी है और अन्य एंटी मिसाइल प्रक्रियाएं क्या हैं। द टेलीग्राफ के एक लेख में टॉम शार्प, रिटायर्ड रॉयल नेवी वॉरशिप कैप्टन और एंटी एयर वॉरफेयर स्पेशलिस्ट, ने कहा कि उन्हें अब भी याद है कि P-270 मॉस्को एंटी शिप मिसाइल SSN-22 सनबर्न के लॉन्च पर कौन-कौन सी एंटी मिसाइल प्रक्रियाएं तैयार करनी होती थीं। रॉयल नेवी के क्रू ने उन खास मिसाइलों के खिलाफ इतनी बार सिमुलेशन किए कि अगर असल में मिसाइल दागी जाती तो हर जहाज का क्रू अपने आप जानता कि क्या करना है। कुल मिलाकर YJ-17 एक शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल है और चीन के विरोधियों की चिंता वाजिब है, लेकिन ये बिल्कुल भी अजेय हथियार नहीं है।
कोई भी हथियार अजेय नहीं होता। अगर हम शरण के नजरिए से देखें तो माना जाता है कि एक YJ-17 की कीमत 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच है। यह अमेरिकी नजरिए से बड़ी समस्या है, क्योंकि नौसेना के SM-6 की कीमत 4 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट है और आमतौर पर एक मिसाइल गिराने के लिए 2 दागनी पड़ती हैं। यहां तक कि अगर YJ-17 अपने लक्ष्य को नहीं भी मारता, तब भी यह धीरे धीरे रक्षा बजट को खत्म करके नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भी YJ-17 पूर्व में चीन की नौसैनिक मौजूदगी के लिए अब भी एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि लंबे समय बाद पहली बार देश के पास ऐसा हथियार है जिसे उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका शायद प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे सके। काल्पनिक स्थिति में अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, जो इस समय लगभग तय सा लगता है, और अमेरिकी नौसेना जवाब देती है, तो उसके लिए अपने जहाजों की ओर आ रही हर YJ-17 मिसाइल को मार गिराना बेहद मुश्किल होगा। ये सवाल अमेरिकी कमान के लिए और भी मुश्किल हो जाता है जब आप समझते हैं कि YJ-17 कोई अकेला डिजाइन नहीं है। असल में यह नया चीनी मिसाइल परिवार का सदस्य है, जिसे जानबूझकर उजागर किया गया। YJ परिवार और अंतरराष्ट्रीय निर्यात। YJ परिवार के नए सदस्यों में सबसे छोटा और कम डरावना YJ-15 है। ये एक सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक नहीं, एंटी शिप मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से चलती है, और इसके आकार को देखते हुए इसकी मारक क्षमता YJ-17 की तरह विनाशकारी नहीं है। इसके आकार के कारण ये शायद विमान से दागी जाने वाली मिसाइल है, और कयास हैं कि इसे J-15 फाइटर पर लगाया जाएगा, जो चीनी कैरियर आधारित मल्टी रोल फाइटर है। हालांकि यह एक हाई स्पीड मिसाइल है, लेकिन इसे उच्च ऊंचाई पर उड़ान के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, और इसकी रेंज संभवतः कुछ 100 किलोमीटर ही है, जो YJ-17 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। YJ-19 भी एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, लेकिन इसका डिजाइन YJ-17 से अलग है। ये एक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जो मैक 10 या उससे भी ज्यादा की गति पर हाइपरसोनिक उड़ान को संभव बना सकता है। YJ-17 के विपरीत, जो कम गति पर ग्लाइड करता है, यह डिजाइन लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक गति बनाए रखता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पतले शरीर के कारण सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक पनडुब्बी आधारित मिसाइल है, जिसे टॉर्पीडो ट्यूब्स में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर यह सही है, तो चीन की किसी भी पनडुब्बी पर दिख सकता है, जिससे उनके पनडुब्बी बेड़े को बढ़ावा मिलेगा। एक और डिजाइन अजीब तरह से सामने आया। कुछ जगहों पर लोग शादियों और दूसरे जश्नों में हवा में गोली चलाते हैं, लेकिन चीन में वे हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करते हैं। स्वतंत्र विश्लेषकों के अनुसार 2022 में चीनी नौसेना की 73वीं वर्षगांठ पर एक टाइप 55 डिस्ट्रॉयर ने पहले कभी न देखी गई मिसाइल लॉन्च की। जब वही मिसाइल 2025 की विक्ट्री डे परेड के दौरान YJ-20 के रूप में सामने आई, तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका डिजाइन वही है। YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, जिसमें वेव राइडर की जगह बाइकॉनिक डिजाइन है। YJ-17 की तरह इसे सतह के जहाजों से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, और माना जाता है कि इसे पनडुब्बी और H-6 के बॉम्बर से भी लॉन्च किया जा सकता है। YJ सीरीज के सबसे बड़े मॉडल के रूप में यह अपनी उड़ान के अंतिम चरण में सीधी नीचे की ओर हमला कर सकता है। आखिरी डिजाइन YJ-21 है। ये एंटीशिप मिसाइल 2023 में आई थी। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी तेज रफ्तार पैंतरेबाजी करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अंतिम चरण में मैक 10 तक जा सकती है, और क्रूज स्पीड मैक 6 है, कम से कम चीनी दावों के अनुसार। इसे लगभग 1500 किलोमीटर या करीब 930 मील की ऑपरेशनल रेंज के साथ डिजाइन किया गया है, और इसे किसी जहाज या H-6 के बॉम्बर से लॉन्च किया जा सकता है। इस खास मिसाइल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट YJ-21E भी डिजाइन किया गया है, और YJ-17 को पाकिस्तान को बेचे जाने की भी काफी चर्चा है। अगर ये सच है, तो चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों का फैलाव, जिससे उसके वैश्विक प्रतिद्वंदी डरते हैं, अनिवार्य है। पाकिस्तान का YJ-17 हासिल करना हैंगर क्लास पनडुब्बी कार्यक्रम का कथित हिस्सा है, जो 2015 में दोनों देशों के बीच $5 अरब का समझौता है। पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा अनुबंध के अनुसार चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी को पाकिस्तान के लिए 4 पनडुब्बियां बनाने का ठेका दिया गया था, और ये सभी 4 पनडुब्बियां पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं, जबकि इसी डिजाइन की 4 अतिरिक्त पनडुब्बियां कराची में बनाई जा रही हैं। YJ-17 कोई पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल नहीं थी, कम से कम जितना हमें पता है। ये पाकिस्तान चीन समझौते में शामिल TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते का हिस्सा थी। प्रसार के लिए बताना जरूरी है कि पाकिस्तान सिर्फ YJ-17 खरीदने की नहीं,
बल्कि इन्हें स्थानीय रूप से बनाने और मेंटेन करने की ब्लूप्रिंट्स भी ले रहा है। पाकिस्तान द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटीशिप हथियारों में से एक हासिल करना भारत में चिंता बढ़ा दी, जो इस समय अपनी नौसेना में, खासकर अपनी लगभग न के बराबर लेकिन बढ़ती हुई विमानवाहक बेड़ा में भारी संसाधन निवेश कर रहा है। भारत की बढ़ती नौसेना के अलावा भारत ने अपनी एंटी एयर क्षमताओं में भी काफी पैसा निवेश किया है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है रूस से 5 S-400 सिस्टम्स की खरीद। इनमें से 3 फिलहाल भारत में ऑपरेशनल हैं और 2 और रेजिमेंट्स के 2026 की गर्मियों में तैनात होने की उम्मीद है। अगर बड़े संघर्ष हुए तो YJ-17 पाकिस्तान के लिए भारत की वायु रक्षा प्रणालियों के खिलाफ तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। शायद यही अंत नहीं है। लगातार अपुष्ट अफवाहें हैं कि YJ-17E का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। चीन ने भी दिखाया है कि वो नाटो गुट से न जुड़े देशों को हथियार देने को तैयार है। हाल ही में सर्बिया को सुपरसोनिक CM-400 AKG एयर टू सरफेस और एंटी रेडिएशन मिसाइलें दी गई हैं, जबकि राष्ट्रपति वुचे का कहना है कि क्रोएशिया, अल्बानिया और कोसोवो सर्बिया पर हमले का मौका तलाश रहे हैं। यह सिर्फ ये दिखाता है कि चीन पश्चिम के साथ जरूरी नहीं कि मेल खाने वाले देशों को हथियार देने का कोई भी मौका उठाने के लिए तैयार है, वो भी आर्थिक जरूरत के कारण नहीं, बल्कि संभावित रूप से महत्वपूर्ण सहयोगियों को स्थिर करने के साधन के रूप में। अगर चीन वाकई में इस मिसाइल का निर्माण सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर में कर सकता है, तो चीन इसका इस्तेमाल अपने सहयोगियों को अमेरिका समर्थित देशों के खिलाफ हथियार देने के लिए एक बहुत ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य साधन के रूप में कर सकता है। जब आप अब तक कही गई सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो एक बात साफ है, चीन भी अपने विरोधियों की तरह हाइपरसोनिक हथियारों का विकास जारी रखेगा, क्योंकि ये मुख्य रूप से जहाज रोधी लड़ाई, लेकिन साथ ही सतही लक्ष्यों के खिलाफ लड़ाई का भविष्य है। ऐसा लगता है कि दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश फिलहाल खुद रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रही 3 तरफा हाइपरसोनिक दौड़ में अग्रणी है। वैश्विक तनाव 2020 के दशक में फिलहाल अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कम से कम रिकॉर्डिंग के समय तो ऐसा ही है। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि सभी प्रमुख सैन्य ताकतें हाइपरसोनिक तकनीकों और हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने वाले उपायों पर अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमें इनमें से किसी का भी कभी इस्तेमाल होते देखने की नौबत न आए। देखने के लिए धन्यवाद।